अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपकी आंखों में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं, जो 13 अरब साल पहले एक सितारे से निकली थी। हाँ, 13 अरब साल। उस समय पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं था, सूर्य भी नहीं बना था, लेकिन वो प्रकाश यात्रा कर रहा था, अंधकार की विशाल खाई को पार करते हुए, सिर्फ इसलिए कि आज इस पल आप उसे देख सकें। और 2021 में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी सुनहरी आंखें खोली, उसने कुछ ऐसा देखा जो नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो हमारी पूरी भौतिकी को चुनौती देता है, कुछ ऐसा जो हमें बताता है कि शायद हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ गलत समझ रहे थे। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में 2020 में खगोलशास्त्री डॉक्टर जेन रिग्बी अपनी टीम के साथ डेटा की जांच कर रही थीं। वे जेम्स वेब के पहले अवलोकनों की तैयारी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में छोटे, धुंधले, नवजात आकाशगंगाओं को देखेंगे। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के पहले कुछ 100 मिलियन वर्षों में आकाशगंगाएं छोटी और सरल होनी चाहिए थीं। लेकिन जब पहली तस्वीरें आईं तो कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो असंभव था। विशाल, परिपक्व, पूरी तरह से विकसित आकाशगंगाएं। ऐसी आकाशगंगाएं जो बिग बैंग के मात्र 300 मिलियन साल बाद मौजूद थीं। ये ऐसा था जैसे आप एक नवजात शिशु को देखने गए हों और वहां एक पूर्ण विकसित वयस्क मिल जाए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं। आपके पास ईंटें हैं, सीमेंट है, मजदूर हैं, लेकिन घर बनने में समय लगता है। पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। आप एक दिन में गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही आकाशगंगाएं बनती हैं। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे गैस और धूल को एक साथ खींचता है। सितारे बनते हैं, वे जीते हैं, मरते हैं और अपने अवशेषों से नए सितारे बनते हैं। ये प्रक्रिया अरबों साल लेती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को अपना वर्तमान रूप लेने में लगभग 13 अरब साल लगे। लेकिन जेम्स वेब ने जो देखा वो ऐसी आकाशगंगाएं थीं जो ब्रह्मांड के बचपन में ही पूरी तरह विकसित थीं। ये ऐसा था जैसे किसी ने भौतिकी के नियमों को तोड़ दिया हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आवी लोएब ने 2022 में एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये खोज हमारे मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल को चुनौती देती है। उन्होंने कहा कि या तो हमारी समझ गलत है या फिर ब्रह्मांड हमसे कहीं अधिक जटिल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एमा चैपमैन ने अपनी टीम के साथ इन आकाशगंगाओं का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इन आकाशगंगाओं में सितारों की संख्या हमारी मिल्की वे जितनी थी, कुछ तो उससे भी बड़ी थीं, लेकिन वे बिग बैंग के मात्र 200 से 500 मिलियन साल बाद की थीं। ये ऐसा था जैसे आप एक बीज बोएं और अगले दिन एक विशाल वृक्ष उगाए। अब सवाल ये है कि ये कैसे संभव है? 3 संभावनाएं हैं और तीनों ही हमारी समझ को हिला देती हैं। पहली संभावना, शायद बिग बैंग हमारी सोच से पहले हुआ था। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है, लेकिन अगर ये गलत है, अगर ब्रह्मांड वास्तव में 15 अरब या 20 अरब साल पुराना है, तो फिर इन आकाशगंगाओं के पास विकसित होने के लिए अधिक समय था। लेकिन ये संभावना एक बड़ी समस्या खड़ी करती है। हमारे पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो बिग बैंग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने इसे मापा है, विश्लेषण किया है, और सभी डेटा 13 अरब 80 करोड़ साल की ओर इशारा करते हैं। दूसरी संभावना, शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में सितारे बनने की प्रक्रिया हमारी सोच से बहुत तेज थी। शायद उस समय भौतिकी के नियम थोड़े अलग थे। शायद डार्क मैटर की भूमिका हमारी समझ से अलग थी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर साइमन वाइट ने 2022 में एक सिमुलेशन चलाया। उन्होंने पाया कि अगर प्रारंभिक ब्रह्मांड में गैस का घनत्व हमारी अपेक्षा से 10 गुना अधिक था, तो सितारे बहुत तेजी से बन सकते थे। लेकिन फिर सवाल उठता है, वो अतिरिक्त गैस कहां से आई? और क्यों हमारे मॉडल इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए? तीसरी संभावना सबसे क्रांतिकारी है। शायद हमारा पूरा बिग बैंग सिद्धांत अधूरा है। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से हुई। शायद बिग बैंग से पहले भी कुछ था। ये विचार नया नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में अनंत की अवधारणा है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं।
वेदों में लिखा है कि ब्रह्मांड चक्रीय है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, फिर से सृष्टि, एक अनंत चक्र। क्या संभव है कि आधुनिक विज्ञान अब उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा था? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2021 में डॉक्टर चार्ल्स स्टीनहार्ट ने एक साहसिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक बड़े, पुराने ब्रह्मांड के अंदर एक बुलबुला है। जैसे साबुन के झाग में अनगिनत बुलबुले होते हैं, वैसे ही शायद अनंत ब्रह्मांड है। हर एक का अपना बिग बैंग, अपना समय, अपने नियम। और जेम्स वेब ने शायद उस बड़े ब्रह्मांड की एक झलक देख ली है। ये सिद्धांत अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये जेम्स वेब के अवलोकनों को समझा सकता है। अब आइए समझते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वास्तव में क्या है और ये इतना खास क्यों है। ये सिर्फ एक बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, ये मानवता की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण 30 साल में हुआ। इसकी लागत 10 अरब डॉलर थी। इसका मुख्य दर्पण 6.5 मीटर चौड़ा है, जो 18 सुनहरे षटकोणों से बना है। हर षटकोण को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि अगर आप इसे पृथ्वी के आकार तक बढ़ा दें तो सबसे बड़ी खामी 1 सेंटीमीटर से कम होगी। ये सटीकता मानव इंजीनियरिंग की सीमाओं को छूती है। लेकिन जेम्स वेब की असली शक्ति इसके इंफ्रारेड सेंसर में है। हबल टेलीस्कोप मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश देखता था, लेकिन जब प्रकाश अरबों साल यात्रा करता है तो ब्रह्मांड के विस्तार के कारण इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। ये रेडशिफ्ट कहलाता है। दृश्य प्रकाश इंफ्रारेड में बदल जाता है। जेम्स वेब इंफ्रारेड में देख सकता है, इसलिए ये उन आकाशगंगाओं को देख सकता है जो हबल के लिए अदृश्य थीं। ये ऐसा है जैसे आपको एक नई आंख मिल गई हो जो समय में पीछे देख सकती है। टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थित है। ये एक विशेष बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित होता है। यहां टेलीस्कोप बिना ईंधन खर्च किए स्थिर रह सकता है। इसकी विशाल सनशील्ड, जो एक टेनिस कोर्ट के आकार की है, इसे सूर्य की गर्मी से बचाती है। टेलीस्कोप को -233 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इतनी ठंड इसलिए जरूरी है क्योंकि इंफ्रारेड सेंसर को गर्मी से बचाना होता है। अगर टेलीस्कोप गर्म हो जाए तो ये खुद की इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करेगा और दूर की आकाशगंगाओं के धुंधले संकेतों को नहीं देख पाएगा। जब पहली तस्वीरें आईं तो दुनिया भर के खगोल शास्त्री चौंक गए। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर क्लाउस पोंटोपिडन ने अपनी टीम के साथ डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने 6 आकाशगंगाओं की पहचान की जो बिग बैंग के 500 से 700 मिलियन साल बाद की थीं। इन आकाशगंगाओं का द्रव्यमान हमारी मिल्की वे के बराबर या उससे अधिक था। एक आकाशगंगा, जिसे ग्लास Z13 नाम दिया गया, बिग बैंग के मात्र 300 मिलियन साल बाद की थी। इसमें लगभग 1 अरब सितारे थे। ये असंभव था। हमारे मॉडल के अनुसार इतने कम समय में इतने सितारे नहीं बन सकते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के डॉक्टर मासामी ओउची ने एक और चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं न केवल बड़ी थीं, बल्कि उनमें भारी तत्व भी थे। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा। ये तत्व केवल सितारों के अंदर बनते हैं जब वे मरते हैं और सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं। लेकिन इसमें समय लगता है। एक सितारे को जन्म लेने, जीने, मरने और अपने अवशेषों को अंतरिक्ष में फैलाने में कम से कम कुछ 100 मिलियन साल लगते हैं। फिर उन अवशेषों से नए सितारे बनते हैं। ये एक पीढ़ीगत प्रक्रिया है। लेकिन जेम्स वेब ने दिखाया कि ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के पहले कुछ 100 मिलियन वर्षों में ही पूरी हो चुकी थी। अब कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे यात्रा कर रहे हैं। आप अभी 21वीं सदी में हैं। अब पीछे जाइए, 1000 साल पीछे, मध्यकाल। फिर 10,000 साल पीछे, कृषि की शुरुआत। फिर 1 लाख साल पीछे, होमो सेपियंस का उदय। फिर 1 मिलियन साल पीछे, प्रारंभिक मानव। अब तेजी से पीछे जाइए, 10 मिलियन साल, 100 मिलियन साल, डायनासोर का युग। फिर 1 अरब साल पीछे, पृथ्वी पर पहला जीवन। अब 4 अरब साल पीछे, पृथ्वी का जन्म। और फिर 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे, बिग बैंग। लेकिन जेम्स वेब हमें बता रहा है कि शायद ये अंत नहीं है।
शायद इससे भी पीछे कुछ है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स डनलप ने 2022 में एक विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने जेम्स वेब के पहले 6 महीनों के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का घनत्व हमारी अपेक्षा से 10 गुना अधिक था। ये सिर्फ कुछ बड़ी आकाशगंगाएं नहीं थीं, ये एक पूरी आबादी थी। हर दिशा में जहां भी जेम्स वेब ने देखा, उसे ये विशाल प्रारंभिक आकाशगंगाएं मिली। ये ऐसा था जैसे हमने एक नए महाद्वीप की खोज कर ली हो, जो हमारे नक्शों में नहीं था। अब सवाल ये है कि इसका क्या मतलब है? क्या हमें अपनी पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखना होगा? क्या बिग बैंग सिद्धांत गलत है? जवाब इतना सरल नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक पहेली है और आपने सोचा था कि आपने इसे पूरा कर लिया है, लेकिन अचानक आपको कुछ नए टुकड़े मिलते हैं जो तस्वीर में फिट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी पहेली गलत है। इसका मतलब है कि तस्वीर आपकी सोच से बड़ी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर मार्क कामियोनकोव्स्की ने एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शायद डार्क मैटर की भूमिका हमारी समझ से अलग है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 85% है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है। हमने इसे कभी सीधे नहीं देखा है। हम केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखते हैं। शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क मैटर ने आकाशगंगाओं के निर्माण में एक अलग भूमिका निभाई। शायद इसने गुरुत्वाकर्षण को तेज किया, जिससे सितारे और आकाशगंगाएं हमारी सोच से बहुत तेजी से बनी। एक और संभावना यह है कि हमारी समझ में डार्क एनर्जी की भूमिका गलत है। डार्क एनर्जी वो रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हम मानते हैं कि ये हमेशा से एक समान रही है, लेकिन क्या संभव है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में इसकी ताकत अलग थी? क्या संभव है कि पहले ये कमजोर थी, जिससे गुरुत्वाकर्षण को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने का मौका मिला? ये सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन जेम्स वेब हमें इन्हें पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के डॉक्टर जोएल प्रीमैक ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया। उन्होंने प्रारंभिक ब्रह्मांड को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ पैरामीटर बदले। उन्होंने डार्क मैटर के घनत्व को बढ़ाया, उन्होंने गैस के तापमान को कम किया, और उन्होंने पाया कि इन परिस्थितियों में आकाशगंगाएं वास्तव में बहुत तेजी से बन सकती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्यों हमारे मूल मॉडल में ये पैरामीटर गलत थे? क्या हमने कुछ मौलिक चीज को नजरअंदाज किया है? अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी खोज को और भी रोमांचक बनाती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में अनंत की अवधारणा केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक अवलोकन है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है, न तब मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन। वो एक बिना सांस के अपनी शक्ति से सांस ले रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये श्लोक बिग बैंग से पहले की स्थिति का वर्णन करता है, एक ऐसी अवस्था जहां समय, स्थान और पदार्थ का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन वेद यहीं नहीं रुकते। वे आगे कहते हैं कि ये सृष्टि चक्रीय है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। उसके बाद प्रलय आती है जो उतनी ही लंबी होती है। फिर से सृष्टि। ये चक्र अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब आधुनिक भौतिकी में साइक्लिक यूनिवर्स का सिद्धांत है। ये कहता है कि शायद बिग बैंग एकमात्र घटना नहीं थी। शायद ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है। हर बिग बैंग के बाद एक बिग क्रंच आता है और फिर एक नया बिग बैंग। क्या संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने इस सत्य को किसी तरह देख लिया था? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पॉल स्टीनहार्ट ने 2000 में एक पायरोटिक यूनिवर्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 2 उच्च आयामी ब्रेन्स के टकराव से बना। ये ब्रेन्स समय समय पर टकराते हैं और हर टकराव एक नया बिग बैंग पैदा करता है। ये सिद्धांत अभी प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये गणितीय रूप से संगत है और ये जेम्स वेब के अवलोकनों को समझा सकता है। अगर हमारा बिग बैंग पहला नहीं था, तो शायद कुछ संरचनाएं पिछले चक्र से बची रहीं। शायद वो विशाल आकाशगंगाएं वास्तव में पुरानी हैं, एक पिछले ब्रह्मांड के अवशेष।
लेकिन ये सब सिद्धांत हैं। विज्ञान में सिद्धांत तब तक मान्य नहीं होते जब तक उन्हें प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध न किया जाए। और यही जेम्स वेब की असली शक्ति है। ये केवल सवाल नहीं उठा रहा है, ये हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए डेटा भी दे रहा है। अगले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अधिक डेटा आएगा, हम इन आकाशगंगाओं को और बेहतर समझ पाएंगे। हम उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण करेंगे, हम उनके सितारों की उम्र मापेंगे, और शायद हम उस रहस्य को सुलझा पाएंगे जो अभी हमें परेशान कर रहा है। यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर ब्रूनो लेब्रेटन ने 2022 में एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विज्ञान का इतिहास गलतियों से भरा है जो वास्तव में खोजें थीं। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो लोगों ने सोचा कि वो गलत है। जब आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो कई वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन समय ने साबित किया कि वे सही थे। शायद जेम्स वेब की गलती भी ऐसी ही है। शायद ये हमें बता रहा है कि हमारी समझ अधूरी है और हमें आगे बढ़ना है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं, एक विशाल समुद्र के बीच में। आप सोचते हैं कि आप समुद्र को समझते हैं, आप लहरों को देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं। लेकिन अचानक आप समुद्र की गहराई में कुछ देखते हैं, कुछ विशाल, कुछ अज्ञात, और आप समझते हैं कि समुद्र आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। ये वही है जो जेम्स वेब ने किया है। इसने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड का समुद्र हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। अब जब हमने देख लिया है कि जेम्स वेब ने क्या खोजा, तो आइए गहराई में जाएं और समझें कि ये खोज वास्तव में क्यों इतनी क्रांतिकारी है। क्योंकि जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं, तो आपको उसे फिर से बनाना होता है। और इस बार शायद हम ब्रह्मांड को एक नए तरीके से समझेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2023 की शुरुआत में डॉक्टर रॉबर्टो मैओलिनो ने अपनी टीम के साथ एक विस्तृत स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तकनीक है जहां आप प्रकाश को उसके घटक रंगों में तोड़ते हैं। हर तत्व एक अनूठा फिंगरप्रिंट छोड़ता है। जब डॉक्टर मैओलिनो ने उन प्रारंभिक आकाशगंगाओं के प्रकाश का विश्लेषण किया, तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। इन आकाशगंगाओं में ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा हमारी मिल्की वे के बराबर थी। लेकिन ये तत्व केवल तब बनते हैं जब बड़े सितारे मरते हैं और सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं। एक सितारे को जन्म लेने, अपना जीवन जीने और फिर इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाने में कम से कम 10 मिलियन से 100 मिलियन साल लगते हैं। फिर उन तत्वों से नई पीढ़ी के सितारे बनते हैं। ये एक धीमी, पीढ़ीगत प्रक्रिया है। लेकिन जेम्स वेब ने दिखाया कि ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के पहले 300 से 500 मिलियन वर्षों में पूरी हो चुकी थी। ये ऐसा था जैसे आपने एक बीज बोया और अगले दिन न केवल एक पेड़ उगा, बल्कि उस पेड़ ने फल भी दे दिए। अब सवाल ये है, कैसे? 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय बन गए हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि शायद हमारी ब्रह्मांड की उम्र की गणना गलत है। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। ये गणना कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, दूर की आकाशगंगाओं की गति और हबल कांस्टेंट पर आधारित है। लेकिन क्या संभव है कि इनमें से कोई एक माप गलत हो? शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वेंडी फ्रीडमैन ने 2020 में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हबल कांस्टेंट की 2 अलग-अलग माप विधियां अलग-अलग परिणाम दे रही हैं। एक विधि कहती है कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रति मेगा पार्सेक 67 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। दूसरी विधि कहती है कि ये 73 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर लागू करते हैं, तो ये ब्रह्मांड की उम्र में 1 अरब साल का अंतर पैदा कर सकता है। लेकिन 1 अरब साल भी पर्याप्त नहीं है। जेम्स वेब ने जो आकाशगंगाएं दिखाई हैं, उन्हें समझाने के लिए हमें शायद 2 से 3 अरब साल अधिक चाहिए। और अगर ब्रह्मांड वास्तव में 16 या 17 अरब साल पुराना है, तो हमारे सभी अन्य माप भी गलत होंगे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद का है, हमें एक बहुत सटीक तस्वीर देता है। इसका तापमान, इसके उतार चढ़ाव, सब कुछ 13 अरब 80 करोड़ साल की ओर इशारा करते हैं। तो अगर ब्रह्मांड वास्तव में पुराना है,
तो हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की हमारी समझ को भी बदलना होगा, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा सिद्धांत और भी दिलचस्प है। ये कहता है कि शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में सितारे बनने की प्रक्रिया हमारी सोच से बिल्कुल अलग थी। आज जब एक सितारा बनता है तो ये एक धीमी प्रक्रिया है। एक विशाल गैस का बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है। जैसे जैसे ये सिकुड़ता है, इसका केंद्र गर्म होता जाता है। जब तापमान 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम बनाते हैं। ये परमाणु संलयन है, और ये वही प्रक्रिया है जो सूर्य को चमकाती है। लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है। एक सूर्य जैसे सितारे को बनने में लगभग 50 मिलियन साल लगते हैं। लेकिन हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर अब्राहम लोएब ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में पॉपुलेशन 3 सितारे थे। ये सितारे पहली पीढ़ी के सितारे होंगे जो केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, कोई भारी तत्व नहीं। और ये सितारे विशाल होंगे, हमारे सूर्य से 100 गुना, 200 गुना, यहाँ तक कि 300 गुना बड़े। इतने बड़े सितारे बहुत तेजी से जलते हैं। वे केवल कुछ मिलियन साल जीते हैं और फिर विशाल सुपरनोवा में विस्फोट कर जाते हैं। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे भारी तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में फैला देते हैं, और फिर उन तत्वों से नई पीढ़ी के सितारे बहुत तेजी से बन सकते हैं। डॉक्टर लोएब ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया। उन्होंने प्रारंभिक ब्रह्मांड को फिर से बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने इन विशाल पॉपुलेशन 3 सितारों को शामिल किया, और परिणाम चौंकाने वाले थे। सिमुलेशन ने दिखाया कि अगर ये विशाल सितारे वास्तव में मौजूद थे तो आकाशगंगाएं हमारी सोच से 10 गुना तेजी से बन सकती थीं। बिग बैंग के 300 मिलियन साल बाद पहले से ही परिपक्व आकाशगंगाएं हो सकती थीं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। हमने अभी तक किसी पॉपुलेशन 3 सितारे को सीधे नहीं देखा है। वे इतने पुराने हैं कि शायद वे सभी मर चुके हैं। लेकिन जेम्स वेब शायद उनके अवशेषों को देख सकता है। अगले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अधिक डेटा आएगा, हम शायद इन रहस्यमयी सितारों के प्रमाण पा सकते हैं। अब तीसरा सिद्धांत, जो सबसे क्रांतिकारी है, ये कहता है कि शायद हमारा पूरा बिग बैंग सिद्धांत अधूरा है। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से हुई। इस सिद्धांत को साइक्लिक यूनिवर्स या बाउंसिंग यूनिवर्स कहा जाता है। इसके अनुसार बिग बैंग एकमात्र घटना नहीं थी। ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है। हर बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड विस्तार करता है, फिर अरबों साल बाद गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींचना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड सिकुड़ता है और अंततः एक बिग क्रंच में समाप्त होता है। लेकिन ये अंत नहीं है। बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है और चक्र फिर से शुरू होता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्टिन बोजोवाल्ड ने 2006 में लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब ब्रह्मांड बिग क्रंच में सिकुड़ता है तो ये एक बिंदु तक नहीं सिकुड़ता। क्वांटम प्रभाव एक बाउंस पैदा करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक गेंद को जमीन पर फेंकते हैं और वो वापस उछलती है। ब्रह्मांड सिकुड़ता है, लेकिन फिर क्वांटम दबाव इसे वापस विस्तार में धकेल देता है, और ये नया विस्तार हमारा बिग बैंग है। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारे बिग बैंग से पहले एक पूरा ब्रह्मांड था, और शायद उस पिछले ब्रह्मांड की कुछ संरचनाएं बची रहीं। शायद वो विशाल आकाशगंगाएं जो जेम्स वेब ने देखीं वास्तव में पिछले चक्र के अवशेष हैं। ये सिद्धांत अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये गणितीय रूप से संगत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जेम्स वेब के अवलोकनों को समझा सकता है। अगर ब्रह्मांड चक्रीय है तो हमें अपनी पूरी समझ को बदलना होगा। समय का कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, केवल एक अनंत चक्र है। और ये विचार प्राचीन भारतीय दर्शन के बहुत करीब है। अब आइए एक प्रयोग की कल्पना करें। मान लीजिए आपके पास एक विशाल कंप्यूटर है, इतना शक्तिशाली कि ये पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट कर सकता है। आप बिग बैंग से शुरू करते हैं। आप सभी भौतिकी के नियमों को प्रोग्राम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, परमाणु बल। आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को शामिल करते हैं, और फिर आप प्ले बटन दबाते हैं। कंप्यूटर 13 अरब 80 करोड़ साल का सिमुलेशन चलाता है,
और अंत में आप देखते हैं कि ब्रह्मांड कैसा दिखता है। क्या ये हमारे वास्तविक ब्रह्मांड से मेल खाता है? ठीक यही प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया है। इलिनोइस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल नॉर्मन ने एनजो नामक एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया। इस सिमुलेशन ने बिग बैंग से लेकर आज तक के ब्रह्मांड को फिर से बनाया और परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। सिमुलेशन ने दिखाया कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, कैसे वे समूहों में इकट्ठा होती हैं और कैसे ब्रह्मांड का बड़े पैमाने पर संरचना विकसित होती है। लेकिन जब डॉक्टर नॉर्मन ने जेम्स वेब के डेटा को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि सिमुलेशन गलत था। सिमुलेशन ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में बहुत कम आकाशगंगाएं दिखाईं और जो आकाशगंगाएं थीं वे बहुत छोटी थीं। जेम्स वेब ने जो दिखाया वो सिमुलेशन से 10 गुना अधिक था। तो क्या गलत हुआ? क्या हमारे भौतिकी के नियम गलत हैं? नहीं, भौतिकी के नियम सही हैं। लेकिन शायद हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया है। शायद डार्क मैटर की भूमिका हमारी सोच से अलग है। शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं थीं जिन्हें हमने अपने सिमुलेशन में शामिल नहीं किया। और यही विज्ञान की सुंदरता है। जब आपका सिमुलेशन वास्तविकता से मेल नहीं खाता तो आप सिमुलेशन को बदलते हैं, आप नए विचार जोड़ते हैं, आप फिर से प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आप सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। अब आइए बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं कि ये मौजूद है क्योंकि हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखते हैं। आकाशगंगाएं इतनी तेजी से घूमती हैं कि उन्हें बिखर जाना चाहिए, लेकिन वे नहीं बिखरती। कुछ अदृश्य द्रव्यमान उन्हें एक साथ पकड़े हुए है। वो अदृश्य द्रव्यमान डार्क मैटर है। हम अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 85% डार्क मैटर है, लेकिन हमने इसे कभी सीधे नहीं देखा है। हम नहीं जानते कि ये किस चीज से बना है। हम केवल जानते हैं कि ये वहां है। जिनेवा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जस्टिन रीड ने 2022 में एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शायद डार्क मैटर केवल एक प्रकार का नहीं है, शायद कई प्रकार के डार्क मैटर हैं। कुछ कोल्ड डार्क मैटर है जो धीमी गति से चलता है और आकाशगंगाओं को बनाने में मदद करता है। कुछ वार्म डार्क मैटर है जो तेज गति से चलता है और छोटी संरचनाओं को बनाने से रोकता है। और शायद कुछ सेल्फ इंटरैक्टिंग डार्क मैटर है जो अपने आप से टकराता है और अजीब पैटर्न बनाता है। अगर ये सच है तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क मैटर की भूमिका हमारी सोच से बहुत अधिक जटिल हो सकती है, और शायद इसी जटिलता ने उन विशाल आकाशगंगाओं को इतनी जल्दी बनने में मदद की। लेकिन डार्क मैटर केवल आधी कहानी है। दूसरी आधी कहानी डार्क एनर्जी की है। डार्क एनर्जी वो रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा का लगभग 68% डार्क एनर्जी है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है। हम केवल जानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक साथ खींचता है, डार्क एनर्जी उन्हें अलग धकेलती है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक रस्साकशी खेल में हैं। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण है जो ब्रह्मांड को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ डार्क एनर्जी है जो इसे अलग धकेलने की कोशिश कर रही है। अभी डार्क एनर्जी जीत रही है। ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा था? क्या संभव है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी कमजोर थी? अगर ऐसा है तो गुरुत्वाकर्षण अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता था। गैस और धूल तेजी से एक साथ आ सकते थे। सितारे और आकाशगंगाएं हमारी सोच से बहुत तेजी से बन सकती थीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रीसा वेक्सलर ने 2023 में एक सिमुलेशन चलाया जहां उन्होंने डार्क एनर्जी की ताकत को समय के साथ बदला। उन्होंने पाया कि अगर प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी आज की तुलना में 10% कमजोर थी तो आकाशगंगाएं 3 गुना तेजी से बन सकती थीं, और अगर ये 20% कमजोर थी तो वे 5 गुना तेजी से बन सकती थीं। ये अभी भी जेम्स वेब के अवलोकनों को पूरी तरह से नहीं समझाता, लेकिन ये सही दिशा में एक कदम है। अब आइए एक और संभावना पर विचार करें। क्या संभव है कि हम जिसे खाली स्थान कहते हैं वो वास्तव में खाली नहीं है? क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि खाली स्थान में भी ऊर्जा है।
इसे क्वांटम वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है। ये ऊर्जा इतनी छोटी है कि हम इसे सीधे माप नहीं सकते, लेकिन जब आप इसे पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर जोड़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी वास्तव में क्वांटम वैक्यूम एनर्जी है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। जब हम क्वांटम वैक्यूम एनर्जी की गणना करते हैं तो हमें एक संख्या मिलती है जो वास्तविक डार्क एनर्जी से 10 की घात 120 गुना बड़ी है। ये भौतिकी में सबसे बड़ी विसंगति है। हम नहीं जानते कि ये इतनी अलग क्यों हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रायन ग्रीन ने अपनी किताब द हिडन रियलिटी में एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स का हिस्सा है। अनगिनत ब्रह्मांड हैं, हर एक के अपने भौतिकी के नियम। कुछ ब्रह्मांडों में डार्क एनर्जी बहुत मजबूत है। वे इतनी तेजी से विस्तार करते हैं कि आकाशगंगाएं कभी नहीं बन पाती। कुछ ब्रह्मांडों में डार्क एनर्जी बहुत कमजोर है, वे तुरंत एक बिग क्रंच में ढह जाते हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मांड गोल्डीलॉक्स जोन में है। डार्क एनर्जी बिल्कुल सही है, न बहुत मजबूत न बहुत कमजोर, और इसीलिए हम यहाँ हैं, इस रहस्य पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मल्टीवर्स सिद्धांत विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, क्योंकि हम इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते। अगर अन्य ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह अलग हैं, तो हम उन्हें कभी नहीं देख सकते, हम उनके साथ कभी संपर्क नहीं कर सकते। तो फिर ये विज्ञान कैसे है? लेकिन दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि मल्टीवर्स सिद्धांत गणितीय रूप से संगत है। ये क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग थियरी से स्वाभाविक रूप से निकलता है, और अगर गणित हमें कुछ बताता है तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब आइए वापस जेम्स वेब पर आते हैं, क्योंकि अंततः ये सभी सिद्धांत केवल विचार हैं। असली सवाल ये है, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा सही है? जवाब है अधिक डेटा, और जेम्स वेब हमें वो डेटा दे रहा है। अगले कुछ वर्षों में टेलीस्कोप और भी गहरे अवलोकन करेगा। ये और भी पुरानी आकाशगंगाओं को देखेगा। ये उनके प्रकाश का विस्तृत स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण करेगा। ये उनमें मौजूद तत्वों को मापेगा। ये उनके सितारों की उम्र का अनुमान लगाएगा, और धीरे धीरे हम एक तस्वीर बनाएंगे। बाल्टीमोर में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में 2024 की शुरुआत में डॉक्टर मासिमो स्टियावेली ने एक नया अवलोकन कार्यक्रम शुरू किया। इसे जेम्स वेब डीप फील्ड कहा जाता है। इस कार्यक्रम में टेलीस्कोप आकाश के एक छोटे से क्षेत्र को 100 घंटे तक देखेगा। ये अब तक का सबसे गहरा अवलोकन होगा। डॉक्टर स्टियावेली को उम्मीद है कि वे बिग बैंग के मात्र 200 मिलियन साल बाद की आकाशगंगाओं को देख पाएंगे। अगर वे ऐसी आकाशगंगाएं पाते हैं, और अगर वे भी विशाल और परिपक्व हैं, तो ये हमारे सिद्धांतों के लिए एक और चुनौती होगी। लेकिन अगर वे छोटी और सरल हैं, तो शायद जेम्स वेब ने जो पहले देखा वो एक अपवाद था। शायद वो आकाशगंगाएं किसी विशेष परिस्थिति में बनी। लेकिन अभी तक के सभी संकेत बताते हैं कि ये कोई अपवाद नहीं है। जेम्स वेब ने जहां भी देखा है, उसे ये विशाल प्रारंभिक आकाशगंगाएं मिली हैं। ये एक पैटर्न है, और विज्ञान में पैटर्न महत्वपूर्ण है। वे हमें बताते हैं कि कुछ मौलिक चल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं। आपको एक अपराध स्थल मिला है, सबूत हैं, लेकिन वे एक साथ फिट नहीं होते। आपके पास एक सिद्धांत है कि क्या हुआ, लेकिन सबूत उस सिद्धांत से मेल नहीं खाते। तो आप क्या करते हैं? आप अपने सिद्धांत को बदलते हैं। आप नए विचारों पर विचार करते हैं। आप अधिक सबूत इकट्ठा करते हैं, और धीरे धीरे आप सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। ठीक यही वैज्ञानिक अभी कर रहे हैं। जेम्स वेब ने हमें एक अपराध स्थल दिया है। सबूत हमारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाते, तो हम अपने सिद्धांतों को बदल रहे हैं। हम नए विचारों पर विचार कर रहे हैं, और हम अधिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नोबुनारी काशिकावा ने 2023 में एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने पाया कि कुछ प्रारंभिक आकाशगंगाओं में क्वासर हैं। क्वासर अत्यंत चमकीली वस्तुएं हैं जो सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होती हैं। ये ब्लैक होल सूर्य से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं, और वे आकाशगंगा के केंद्र में बैठे होते हैं, आसपास की गैस और धूल को निगलते हुए। जब गैस ब्लैक होल में गिरती है तो ये इतनी गर्म हो जाती है कि ये विशाल मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये प्रकाश इतना चमकीला होता है
कि हम इसे ब्रह्मांड के दूसरे छोर से देख सकते हैं। लेकिन यहां समस्या है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को बनने में समय लगता है। आप एक छोटे ब्लैक होल से शुरू करते हैं जो एक बड़े सितारे के मरने से बनता है। फिर वो ब्लैक होल धीरे धीरे बढ़ता है, आसपास की गैस और अन्य सितारों को निगलते हुए। लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को बनने में कम से कम 1 अरब साल लगने चाहिए। लेकिन जेम्स वेब ने दिखाया कि ये ब्लैक होल बिग बैंग के मात्र 400 से 500 मिलियन साल बाद मौजूद थे। ये फिर से असंभव है। ये ऐसा है जैसे आपने एक बीज बोया और अगले दिन न केवल एक पेड़ उगा बल्कि उस पेड़ पर एक विशाल घोंसला भी बन गया। डॉक्टर काशिकावा ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड में डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल थे। ये ब्लैक होल सीधे विशाल गैस के बादलों के ढहने से बनते हैं, बिना पहले एक सितारा बने। अगर एक विशाल गैस का बादल जो सूर्य से 10,000 गुना बड़ा है सीधे ढह जाए तो ये तुरंत एक बड़ा ब्लैक होल बना सकता है। और फिर वो ब्लैक होल तेजी से बढ़ सकता है, आसपास की गैस को निगलते हुए। कुछ 100 मिलियन वर्षों में ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हमें इनडायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल को देखना होगा, और जेम्स वेब शायद ऐसा कर सकता है। अब आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें कि ये सब क्या मतलब रखता है। हम यहाँ केवल आकाश गंगाओं और ब्लैक होल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। हम समय, स्थान और अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। जेम्स वेब ने हमें दिखाया है कि हमारी समझ अधूरी है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि विज्ञान तब आगे बढ़ता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। जब हम कहते हैं हम नहीं जानते, तो हम सीखने के लिए खुले होते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में एक अवधारणा है जिसे नेति नेति कहा जाता है। इसका अर्थ है ये नहीं, ये नहीं। ये एक विधि है सत्य को खोजने की। आप हर गलत विचार को हटाते जाते हैं और अंत में जो बचता है वो सत्य है। विज्ञान भी ऐसे ही काम करता है। हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, हम उन्हें परीक्षण करते हैं। अगर वे गलत हैं तो हम उन्हें हटा देते हैं, और धीरे धीरे हम सत्य के करीब पहुंचते हैं। जेम्स वेब ने हमें दिखाया है कि हमारी कुछ परिकल्पनाएं गलत हैं, और अब हम उन्हें हटा रहे हैं। हम नए विचारों पर विचार कर रहे हैं, और हम सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है, या ये पुराना है? क्या बिग बैंग एकमात्र घटना थी, या ये एक चक्र का हिस्सा है? क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या ये एक मल्टीवर्स का हिस्सा है? ये सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन जेम्स वेब हमें उन्हें उत्तर देने के लिए उपकरण दे रहा है। और अगले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अधिक डेटा आएगा, हम शायद इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप शिखर के करीब हैं, लेकिन जब आप एक चोटी पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि एक और ऊंची चोटी है, और उसके पीछे एक और। पहाड़ आपकी सोच से बहुत बड़ा है, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप चढ़ते रहते हैं, क्योंकि हर नई चोटी आपको एक बेहतर दृश्य देती है। आप और अधिक देख सकते हैं, आप और अधिक समझ सकते हैं। ठीक यही विज्ञान है। हर नई खोज हमें एक बेहतर दृश्य देती है। हम और अधिक देख सकते हैं, हम और अधिक समझ सकते हैं। और जेम्स वेब ने हमें एक नई चोटी पर पहुंचा दिया है। लेकिन ये यात्रा केवल वैज्ञानिकों की नहीं है, ये हम सभी की यात्रा है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं तो हम खुद को समझते हैं। हम परमाणुओं से बने हैं जो सितारों के अंदर बने थे। हमारे शरीर में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी किसी प्राचीन सितारे के विस्फोट से आए हैं। हम सचमुच स्टारडस्ट हैं। और जब हम ब्रह्मांड के इतिहास को समझते हैं तो हम अपने इतिहास को समझते हैं। हम समझते हैं कि हम कहां से आए हैं, और शायद हम समझ सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और दर्शन का मिलन होता है, जहां डेटा और अवलोकन हमें उन सवालों की ओर ले जाते हैं जो मानवता ने हजारों वर्षों से पूछे हैं। लेकिन इस बार हमारे पास केवल विचार नहीं है, हमारे पास प्रमाण हैं। हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। म्यूनिख में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स में 2024 के मध्य में
डॉक्टर लॉरा पेंटेस्की टेलर ने एक क्रांतिकारी विश्लेषण प्रकाशित किया। उन्होंने जेम्स वेब के पहले 2 वर्षों के सभी डेटा को एक साथ रखा। उन्होंने 300 से अधिक प्रारंभिक आकाशगंगाओं का अध्ययन किया और उन्होंने एक पैटर्न पाया जो किसी ने नहीं देखा था। ये आकाशगंगाएं केवल बड़ी नहीं थीं, वे एक विशेष तरीके से व्यवस्थित थीं। वे फिलामेंट्स में थीं, विशाल ब्रह्मांडीय जाल के धागों में। ये वही संरचना है जो हम आज के ब्रह्मांड में देखते हैं, लेकिन ये बिग बैंग के मात्र 400 मिलियन साल बाद मौजूद थी। ये ऐसा था जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड का खाका पहले से ही बना दिया हो। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शहर का निर्माण कर रहे हैं। आप जमीन से शुरू करते हैं, पहले सड़कें बनाते हैं, फिर इमारतें, फिर पार्क और स्कूल। ये प्रक्रिया दशकों लेती है। लेकिन क्या होगा अगर आप एक नए शहर में पहुंचें और पाएं कि सड़कें पहले से ही वहां हैं, इमारतों के लिए नींव पहले से ही रखी गई है? ये ऐसा होगा जैसे किसी ने पहले से ही योजना बना ली हो। ठीक यही डॉक्टर पेंटेस्की टेलर ने पाया। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पहले से ही एक संरचना थी, एक खाका, और ये खाका हमारे मानक मॉडल द्वारा भविष्यवाणी नहीं किया गया था। तो ये खाका कहां से आया? यहां हम उस तीसरे सिद्धांत पर वापस आते हैं जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, साइक्लिक यूनिवर्स। अगर हमारा बिग बैंग पहला नहीं था, अगर इससे पहले एक पूरा ब्रह्मांड था, तो शायद उस पिछले ब्रह्मांड की कुछ संरचनाएं बची रहीं। शायद वो फिलामेंट्स, वो ब्रह्मांडीय जाल वास्तव में पुराना है। शायद ये एक पिछले चक्र का अवशेष है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2024 के अंत में डॉक्टर शॉन कैरल ने एक साहसिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे कॉस्मिक मेमोरी कहा। इस सिद्धांत के अनुसार जब ब्रह्मांड एक बिग क्रंच से गुजरता है और फिर एक नए बिग बैंग में बाउंस करता है, तो सब कुछ नष्ट नहीं होता। कुछ जानकारी बची रहती है। ये जानकारी क्वांटम स्तर पर संग्रहित होती है, और जब नया ब्रह्मांड बनता है तो ये जानकारी एक टेम्पलेट के रूप में काम करती है। ये नए ब्रह्मांड को बताती है कि कैसे संरचनाएं बनानी हैं। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड के पास एक स्मृति हो, एक याद की चीजें कैसे होनी चाहिए। ये सिद्धांत अभी अत्यधिक सट्टा है, लेकिन ये गणितीय रूप से संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जेम्स वेब के अवलोकनों को समझा सकता है। अगर ब्रह्मांड के पास एक मेमोरी है, तो शायद इसीलिए संरचनाएं इतनी जल्दी बनी। ब्रह्मांड पहले से ही जानता था कि क्या करना है। लेकिन आइए एक पल के लिए इस विचार के साथ खेलें। अगर ब्रह्मांड के पास स्मृति है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड किसी तरह जीवित है? क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड सचेत है? ये सवाल विज्ञान की सीमाओं को छूते हैं। वे दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन शायद विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्मन की अवधारणा है। ब्रह्मन वो परम सत्य है जो सब कुछ में व्याप्त है। ये ब्रह्मांड का सार है, ये चेतना का स्रोत है। उपनिषदों में लिखा है, तत्त्वम असि, तू वही है। इसका अर्थ है कि आपकी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना एक ही हैं। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और ब्रह्मांड आपका एक हिस्सा है। अब आधुनिक भौतिकी में क्वांटम एंटैंगलमेंट की अवधारणा है। जब दो कण एंटैंगल्ड होते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। अगर आप एक कण को मापते हैं तो दूसरा कण तुरंत प्रभावित होता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उन्हें यह पसंद नहीं था क्योंकि ये उनके सापेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध लगता था। लेकिन प्रयोगों ने साबित किया है कि क्वांटम एंटैंगलमेंट वास्तविक है। अब कल्पना कीजिए कि बिग बैंग के समय सभी कण एक साथ थे, एक ही बिंदु में, और फिर ब्रह्मांड विस्तार करना शुरू हुआ। वे कण अलग हो गए, लेकिन क्या वे अभी भी एंटैंगल्ड हैं? क्या ब्रह्मांड के सभी कण किसी गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं? अगर ऐसा है तो शायद ब्रह्मांड वास्तव में एक एकीकृत पूर्ण है। शायद प्राचीन ऋषि सही थे। शायद तत्त्वम असि केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है। शायद ये एक भौतिक सत्य है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रोजर पेनरोज, जिन्हें 2020 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, ने एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत किया है।
उन्होंने इसे कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी कहा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अनंत चक्रों से गुजरता है। हर चक्र एक एऑन कहलाता है। हर एऑन एक बिग बैंग से शुरू होता है और एक हीट डेथ में समाप्त होता है, जहां ब्रह्मांड इतना विस्तार कर जाता है कि सब कुछ ठंडा और फैला हुआ हो जाता है। लेकिन डॉक्टर पेनरोज कहते हैं कि एक एऑन का अंत अगले एऑन की शुरुआत है। हीट डेथ वास्तव में एक नया बिग बैंग है। समय और स्थान रीसेट हो जाते हैं और एक नया ब्रह्मांड शुरू होता है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। डॉक्टर पेनरोज का कहना है कि हम पिछले एऑन के संकेत देख सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ अजीब पैटर्न हैं, कुछ स्पॉट्स जो बहुत गर्म या बहुत ठंडे हैं। डॉक्टर पेनरोज का कहना है कि ये पिछले एऑन के सुपरमैसिव ब्लैक होल के टकराव के निशान हो सकते हैं। जब दो विशाल ब्लैक होल टकराते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा करते हैं और शायद वे तरंगे एक एऑन से दूसरे में लीक हो सकती हैं। ये सिद्धांत अत्यधिक विवादास्पद है। अधिकांश वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर पेनरोज एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनके विचारों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जेम्स वेब के अवलोकन इस सिद्धांत को नए सिरे से प्रासंगिक बना रहे हैं। अगर ब्रह्मांड वास्तव में चक्रीय है तो शायद वो विशाल प्रारंभिक आकाशगंगाएं पिछले एऑन के अवशेष हैं। अब आइए एक और गहरे सवाल पर विचार करें। समय क्या है? हम सभी समय का अनुभव करते हैं। हम अतीत को याद करते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं, हम भविष्य की योजना बनाते हैं। लेकिन भौतिकी के नियमों में समय एक अजीब चीज है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक साथ बुने हुए हैं। वे स्पेस टाइम बनाते हैं और स्पेस टाइम लचीला है। गुरुत्वाकर्षण इसे मोड़ता है। एक विशाल वस्तु जैसे एक ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना मोड़ सकती है कि समय धीमा हो जाता है। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाएं तो आपके लिए समय धीमी गति से बीतेगा, लेकिन दूर से देखने वाले किसी व्यक्ति के लिए आप धीमी गति में चलते हुए दिखेंगे। तो समय पूर्ण नहीं है, ये सापेक्ष है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। लेकिन फिर एक और अजीब बात है। भौतिकी के मौलिक नियम समय के बारे में परवाह नहीं करते। अगर आप एक वीडियो को उल्टा चलाएं तो भौतिकी के नियम अभी भी काम करते हैं। एक गेंद जो ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, अगर आप इसे उल्टा चलाएं तो ये अभी भी भौतिकी के नियमों का पालन करती है। तो समय का तीर कहां से आता है? क्यों हम अतीत को याद करते हैं लेकिन भविष्य को नहीं? क्यों चीजें एक दिशा में होती हैं और दूसरी में नहीं? जवाब एंट्रोपी में है। एंट्रोपी अव्यवस्था का एक माप है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। चीजें व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर जाती हैं। एक कप गर्म कॉफी ठंडी हो जाती है, एक इमारत समय के साथ टूट जाती है। ये एंट्रोपी में वृद्धि है और ये एंट्रोपी में वृद्धि ही समय का तीर बनाती है। हम अतीत को याद करते हैं क्योंकि अतीत में एंट्रोपी कम थी। भविष्य में एंट्रोपी अधिक होगी, लेकिन यहाँ एक रहस्य है। बिग बैंग के समय ब्रह्मांड की एंट्रोपी बहुत कम थी। सब कुछ एक छोटे, गर्म, घने बिंदु में था। ये अत्यधिक व्यवस्थित था और तब से एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन क्यों बिग बैंग इतनी कम एंट्रोपी के साथ शुरू हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जूलियन बार्बर ने एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि शायद समय एक भ्रम है, शायद वास्तव में केवल अब है। अतीत और भविष्य केवल हमारे दिमाग की रचनाएं हैं। हम यादों के आधार पर अतीत का निर्माण करते हैं, हम अपेक्षाओं के आधार पर भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल वर्तमान क्षण मौजूद है। ये विचार बौद्ध दर्शन के बहुत करीब है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। लेकिन अगर समय एक भ्रम है तो बिग बैंग का क्या मतलब है? अगर केवल अब है तो शुरुआत कैसे हो सकती है? ये सवाल हमें भौतिकी की सीमाओं पर ले जाते हैं। वे हमें उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां विज्ञान और दर्शन अविभाज्य हो जाते हैं। अब आइए वापस जेम्स वेब पर आते हैं, क्योंकि अंततः ये सभी दार्शनिक विचार डेटा से शुरू होते हैं
और जेम्स वेब हमें अभूतपूर्व डेटा दे रहा है। 2025 की शुरुआत में टेलीस्कोप ने एक और चौंकाने वाली खोज की। इसने एक आकाशगंगा देखी जो बिग बैंग के मात्र 200 मिलियन साल बाद की थी। इस आकाशगंगा को JADESGS Z14 नाम दिया गया और ये अब तक की सबसे दूर की पुष्टि की गई आकाशगंगा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये नहीं थी कि ये कितनी दूर थी। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि इसमें क्या था। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर केविन हैनली ने इस आकाशगंगा का स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इसमें धूल थी। अब जब खगोलशास्त्री धूल कहते हैं तो वे छोटे ठोस कणों के बारे में बात कर रहे हैं। ये कण कार्बन, सिलिकॉन और अन्य भारी तत्वों से बने होते हैं और वे केवल तब बनते हैं जब सितारे मरते हैं। जब एक बड़ा सितारा सुपरनोवा में विस्फोट करता है तो ये भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फैला देता है। वे तत्व ठंडे होते हैं और धूल के कण बनाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया समय लेती है। पहले सितारों की एक पीढ़ी को जन्म लेना, जीना और मरना होता है। फिर उनके अवशेषों से धूल बनती है। ये कम से कम 100 से 200 मिलियन साल लेता है। लेकिन JADESGS Z14 बिग बैंग के मात्र 200 मिलियन साल बाद की थी। इसका मतलब है कि सितारों की पहली पीढ़ी को बिग बैंग के तुरंत बाद बनना शुरू हो गया होगा, शायद पहले 50 मिलियन वर्षों में। और फिर वे सितारे जल्दी से मर गए होंगे, धूल पैदा करते हुए। ये फिर से हमारे मानक मॉडल से बहुत तेज है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड जल्दी में था, जैसे इसे जल्दी से जल्दी संरचनाएं बनानी थीं। लेकिन क्यों ब्रह्मांड इतनी जल्दी में था? क्या कोई समय सीमा थी? क्या कोई दबाव था? या शायद जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ब्रह्मांड के पास पहले से ही एक टेम्पलेट था, एक स्मृति कि चीजें कैसे होनी चाहिए, और इसलिए ये तेजी से काम कर सका। अब आइए एक प्रयोग की कल्पना करें। मान लीजिए हमारे पास एक टाइम मशीन है। हम बिग बैंग के तुरंत बाद वापस जा सकते हैं। हम उस प्रारंभिक ब्रह्मांड को देख सकते हैं। क्या हम देखेंगे? क्या हम एक गर्म, घने, अराजक सूप देखेंगे? या क्या हम पहले से ही कुछ संरचना देखेंगे, कुछ व्यवस्था? जेम्स वेब हमें बता रहा है कि हम शायद व्यवस्था देखेंगे। हम देखेंगे कि चीजें पहले से ही बन रही हैं। सितारे, आकाशगंगाएं, यहां तक कि ब्लैक होल। सब कुछ हमारी सोच से बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन यहां एक और संभावना है, एक संभावना जो और भी कट्टरपंथी है। क्या संभव है कि हम जिसे बिग बैंग कहते हैं वो वास्तव में शुरुआत नहीं थी? क्या संभव है कि ये केवल एक चरण संक्रमण था, जैसे पानी बर्फ में बदलता है या भाप में बदलता है? शायद ब्रह्मांड एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया और हम जिसे बिग बैंग कहते हैं वो केवल वो क्षण था जब ये संक्रमण हुआ। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लॉरा मर्सिनी ह्यूटन ने 2023 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कॉस्मिक एग कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी स्थान में एक अंडे के रूप में मौजूद था। ये अंडा स्थिर था, अपरिवर्तित। लेकिन फिर कुछ हुआ, शायद एक क्वांटम उतार चढ़ाव, शायद एक बाहरी प्रभाव, और अंडा फूट गया। वो फूटना हमारा बिग बैंग था। लेकिन अंडे के अंदर समय पहले से ही मौजूद था। संरचनाएं पहले से ही बन रही थीं, और जब अंडा फूटा तो वे संरचनाएं हमारे ब्रह्मांड में डाली गईं। ये सिद्धांत अत्यधिक सट्टा है, लेकिन ये एक दिलचस्प विचार प्रयोग है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ सीमित है। हम ब्रह्मांड को केवल अपने 3 आयामों के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर अधिक आयाम हो? क्या होगा अगर हम एक बड़ी वास्तविकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हों? स्ट्रिंग थियरी, जो भौतिकी के सबसे महत्वाकांक्षी सिद्धांतों में से एक है, कहती है कि 10 या 11 आयाम हैं। हम केवल 3 स्थानिक आयाम और एक समय आयाम देखते हैं, लेकिन अन्य आयाम कॉम्पैक्टिफाइड हैं। वे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वे वहां हैं। और शायद उन अतिरिक्त आयामों में ब्रह्मांड बहुत अलग दिखता है। शायद वहां बिग बैंग कोई विशेष घटना नहीं है। शायद ये केवल एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर समय हो रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक चींटी हैं। आप एक कागज की शीट पर चल रहे हैं। आपके लिए दुनिया 2 आयामी है।
आगे पीछे, बाएं दाएं, लेकिन फिर कोई कागज को मोड़ता है। अचानक दो बिंदु जो बहुत दूर थे अब पास हैं। आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कूद सकते हैं, लेकिन आपके दो आयामी दृष्टिकोण से ये जादू जैसा लगता है। आप नहीं समझ सकते कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आप तीसरे आयाम को नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही शायद हम ब्रह्मांड को केवल अपने सीमित दृष्टिकोण से देख रहे हैं। शायद उच्च आयामों में चीजें बहुत अलग हैं, और शायद जेम्स वेब हमें उन उच्च आयामों की एक झलक दे रहा है। लेकिन आइए जमीन पर वापस आएं। आइए उस पर ध्यान केंद्रित करें जो हम जानते हैं, जो हम माप सकते हैं। जेम्स वेब ने हमें दिखाया है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड हमारी सोच से बहुत अधिक जटिल था। इसने हमें दिखाया है कि हमारे मॉडल अधूरे हैं, लेकिन इसने हमें कुछ और भी दिखाया है। इसने हमें दिखाया है कि विज्ञान कैसे काम करता है। विज्ञान एक प्रक्रिया है, ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, हम उन्हें परीक्षण करते हैं। अगर वे गलत हैं तो हम उन्हें संशोधित करते हैं। हम नए विचार जोड़ते हैं, हम फिर से परीक्षण करते हैं, और धीरे धीरे हम सत्य के करीब पहुंचते हैं। हम कभी भी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम हर कदम के साथ करीब आते हैं, और ये यात्रा ही विज्ञान की सुंदरता है। जेम्स वेब ने हमें एक गलती नहीं दिखाई है, इसने हमें एक अवसर दिखाया है, एक अवसर सीखने का, एक अवसर बढ़ने का, एक अवसर अपनी समझ को गहरा करने का, और ये अवसर अमूल्य है। अब आइए बात करते हैं उन लोगों की जो इस यात्रा को संभव बना रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केवल एक मशीन नहीं है, ये हजारों लोगों के सपनों, प्रयासों और समर्पण का परिणाम है। इंजीनियर जिन्होंने इसे डिजाइन किया, तकनीशियन जिन्होंने इसे बनाया, वैज्ञानिक जो इसके डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, और करदाता जिन्होंने इसे फंड किया, ये सभी लोग इस यात्रा का हिस्सा हैं। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में 2025 के मध्य में एक छोटी सी घटना हुई जो इस यात्रा की भावना को दर्शाती है। एक युवा इंजीनियर सारा चेन, जो टेलीस्कोप के डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम कर रही थीं, ने एक छोटी सी त्रुटि देखी। डेटा में एक अजीब पैटर्न था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इसे अनदेखा कर सकती थीं। ये इतना छोटा था कि शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसकी जांच की, उन्होंने अपनी टीम को बताया, और उन्होंने पाया कि ये एक सॉफ्टवेयर बग था जो कुछ डेटा को गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा था। उस बग को ठीक करने में 3 महीने लगे, लेकिन जब इसे ठीक किया गया तो डेटा और भी स्पष्ट हो गया, और उस स्पष्ट डेटा ने एक नई खोज की ओर अग्रसर किया। एक आकाशगंगा जो पहले छिपी हुई थी अब दिखाई दे रही थी, और वो आकाशगंगा हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखा रही थी। ये सब एक युवा इंजीनियर की सावधानी और समर्पण के कारण संभव हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान केवल बड़े नामों और बड़ी खोजों के बारे में नहीं है, ये छोटे कदमों के बारे में है, सावधानीपूर्वक काम के बारे में है, विस्तार पर ध्यान देने के बारे में है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये उन सभी लोगों के बारे में है जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही तरीके से काम करे। अब आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करें, स्केप्टिसिज्म। विज्ञान में स्केप्टिसिज्म आवश्यक है। हमें हर दावे पर सवाल उठाना चाहिए, हमें हर परिणाम को सत्यापित करना चाहिए, क्योंकि केवल संदेह के माध्यम से ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। जब जेम्स वेब ने पहली बार उन विशाल प्रारंभिक आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेजीं तो कई वैज्ञानिक संदेहपूर्ण थे। उन्होंने कहा, शायद ये एक त्रुटि है, शायद टेलीस्कोप गलत तरीके से कैलिब्रेट किया गया है, शायद हम डेटा को गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। और ये अच्छे सवाल थे, ये वही सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को पूछने चाहिए। तो उन्होंने जांच की, उन्होंने टेलीस्कोप के कैलिब्रेशन की दोबारा जांच की, उन्होंने डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम की समीक्षा की, उन्होंने स्वतंत्र टीमों से डेटा का विश्लेषण करने के लिए कहा, और हर बार परिणाम वही थे। वे आकाशगंगाएं वास्तविक थीं, वे वास्तव में उतनी बड़ी थीं, वे वास्तव में उतनी पुरानी थीं। संदेह ने सत्य को मजबूत किया, लेकिन संदेह केवल दूसरों के दावों पर सवाल उठाने के बारे में नहीं है, ये अपने स्वयं के विश्वासों पर सवाल उठाने के बारे में भी है। हम सभी के पास पूर्वाग्रह हैं, हम सभी के पास धारणाएं हैं,
और कभी-कभी वे पूर्वाग्रह हमें सत्य देखने से रोकते हैं। एक अच्छा वैज्ञानिक वो है जो अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को पहचानता है और उन्हें चुनौती देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आवी लोएब इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कई विवादास्पद विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि ओमुआमुआ, वो अजीब अंतरतारकीय वस्तु जो 2017 में हमारे सौर मंडल से गुजरी थी, शायद एक एलियन जांच थी। अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत सट्टा है, बहुत असंभव है। लेकिन डॉक्टर लोएब ने अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा, कोट 74 अब ओमुआमुआ शायद एक एलियन जांच नहीं थी। लेकिन डॉक्टर लोएब का बिंदु महत्वपूर्ण है। हमें खुले दिमाग रखने की जरूरत है। हमें असामान्य विचारों पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे असामान्य विचार सही निकलते हैं। जेम्स वेब के मामले में असामान्य विचार ये है कि शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल गलत है। शायद बिग बैंग हमारी सोच से अलग था। शायद ब्रह्मांड चक्रीय है। शायद हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। ये सभी असामान्य विचार हैं। लेकिन जेम्स वेब का डेटा हमें उन पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। और यही विज्ञान की शक्ति है। विज्ञान हमें गलत होने की अनुमति देता है। ये हमें अपने विचारों को बदलने की अनुमति देता है। ये हमें सीखने और बढ़ने की अनुमति देता है। धर्म या विचारधारा के विपरीत, जो अक्सर निश्चितता की मांग करते हैं, विज्ञान अनिश्चितता को गले लगाता है। ये कहता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम खोज रहे हैं। अब आइए एक क्षण के लिए रुकें और सोचें कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम में से अधिकांश खगोल शास्त्री नहीं हैं। हम में से अधिकांश टेलीस्कोप नहीं बनाते। तो जेम्स वेब की खोजें हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? जवाब सरल है। वे हमें परिप्रेक्ष्य देती हैं। जब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना पुराना है, कितना जटिल है, तो आपकी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। ये आपको विनम्र बनाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप एक बड़ी चीज का हिस्सा हैं। लेकिन ये केवल विनम्रता के बारे में नहीं है, ये आश्चर्य के बारे में भी है। जब आप जेम्स वेब की तस्वीरें देखते हैं, जब आप उन दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप सोचते हैं, वाह, ब्रह्मांड कितना सुंदर है, कितना रहस्यमय है। और वो आश्चर्य महत्वपूर्ण है। ये हमें जीवित महसूस कराता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी खोजने के लिए बहुत कुछ है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें आशा देता है। जेम्स वेब हमें दिखाता है कि मानवता क्या हासिल कर सकती है जब हम एक साथ काम करते हैं, जब हम एक सामान्य लक्ष्य की ओर प्रयास करते हैं। जेम्स वेब एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इसे बनाने के लिए मिलकर काम किया। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। राष्ट्रीयता, धर्म या राजनीति की परवाह किए बिना वे सभी एक ही चीज में रुचि रखते हैं, सत्य। और ये हमें दिखाता है कि एक बेहतर दुनिया संभव है। एक दुनिया जहां हम अपने मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। एक दुनिया जहां हम ज्ञान और समझ की खोज करते हैं। एक दुनिया जहां हम सितारों तक पहुंचते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। ये विचार कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हम सभी एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। जेम्स वेब इस विचार को जीवंत करता है। ये हमें दिखाता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन आइए ईमानदार रहें, दुनिया में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, युद्ध। और कुछ लोग कह सकते हैं, हमें अंतरिक्ष में टेलीस्कोप भेजने के बजाय इन समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये एक वैध बिंदु है। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि ये एक या दूसरा नहीं है। हम दोनों कर सकते हैं। हम पृथ्वी पर समस्याओं को हल कर सकते हैं और ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष अन्वेषण अक्सर पृथ्वी पर लाभ की ओर ले जाता है। जेम्स वेब को बनाने के लिए विकसित की गई तकनीकें अब चिकित्सा, इमेजिंग, संचार और सामग्री विज्ञान में उपयोग की जा रही हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम युवा लोगों को विज्ञान और इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
और वे हमें एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देते हैं जो हमें पृथ्वी की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वे अक्सर एक गहन अनुभव की रिपोर्ट करते हैं। इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। वे देखते हैं कि पृथ्वी कितनी नाजुक है, कितनी सुंदर है। वे देखते हैं कि कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई विभाजन नहीं है, केवल एक नीला ग्रह अंधकार की विशालता में तैरता हुआ, और वो दृष्टि उन्हें बदल देती है। ये उन्हें और अधिक दयालु, और अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती है। जेम्स वेब हमें एक समान परिप्रेक्ष्य दे सकता है। जब हम उन दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं, जब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, तो हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी विशेष है। हम समझते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र घर है जो हमारे पास है। अब आइए वापस आते हैं उस मूल सवाल पर जिसने इस पूरी यात्रा को शुरू किया। जेम्स वेब ने क्या गलती की? जवाब है, कोई गलती नहीं। जेम्स वेब ने बिल्कुल वही किया जो इसे करना चाहिए था। इसने हमें सत्य दिखाया, और वो सत्य हमारी अपेक्षाओं से अलग था। लेकिन ये कोई गलती नहीं है, ये एक खोज है। विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी प्रगति अक्सर तब हुई है जब हमारी अपेक्षाएं गलत साबित हुई हैं। जब गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखा तो इसने साबित किया कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। जब हबल ने दिखाया कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है तो इसने हमारी पूरी ब्रह्मांड विज्ञान को बदल दिया। और अब जब जेम्स वेब हमें दिखाता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड हमारी सोच से अलग था, तो ये हमें फिर से बदल रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि परिवर्तन विकास है, परिवर्तन प्रगति है। अगर हम कभी नहीं बदलते, अगर हम हमेशा वही सोचते रहते जो हमने हमेशा सोचा है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कभी भी नई चीजें नहीं सीखेंगे, हम कभी भी नहीं बढ़ेंगे। तो जेम्स वेब की गलती वास्तव में एक उपहार है। ये हमें सीखने का अवसर देती है, ये हमें बढ़ने का अवसर देती है, ये हमें ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखने का अवसर देती है, और अंततः ये हमें खुद को एक नए तरीके से देखने का अवसर देती है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं तो हम खुद को समझते हैं। हम समझते हैं कि हम कहां से आए हैं, हम समझते हैं कि हम क्या हैं, और शायद हम समझ सकते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां डेटा हमें उन सवालों की ओर धकेलता है जिनके जवाब शायद हमारे पास कभी नहीं होंगे। लेकिन शायद जवाब न होना ही सबसे महत्वपूर्ण जवाब है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये सच में संभव है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में चक्रीय हो सकता है? क्या वास्तव में बिग बैंग से पहले कुछ था? या ये सब केवल सुंदर कहानियां हैं जो हम खुद को बताते हैं क्योंकि हम अज्ञात को स्वीकार नहीं कर सकते? ये सही सवाल हैं, और मैं आपको ईमानदार जवाब दूंगा। हम नहीं जानते, हम वास्तव में नहीं जानते, लेकिन यही विज्ञान की सुंदरता है। विज्ञान हमें मैं नहीं जानता कहने की अनुमति देता है। वास्तव में ये हमें ऐसा कहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते तो हम सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2025 के अंत में एक असाधारण सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 200 से अधिक खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक एक साथ आए। उनका एकमात्र उद्देश्य था जेम्स वेब के अवलोकनों को समझना। 3 दिनों तक उन्होंने बहस की, चर्चा की, असहमत हुए। कुछ ने कहा कि ब्रह्मांड की उम्र गलत है, कुछ ने कहा कि डार्क मैटर अलग तरह से काम करता है, कुछ ने साइक्लिक यूनिवर्स का प्रस्ताव रखा, और कुछ ने कहा कि शायद हमें पूरी तरह से नए भौतिकी की जरूरत है। लेकिन सम्मेलन के अंत में जब उन्होंने एक आम सहमति बयान लिखने की कोशिश की तो वे केवल एक चीज पर सहमत हो सकें, हमें और डेटा की जरूरत है। और ये निराशाजनक लग सकता है। 3 दिन की गहन चर्चा के बाद एकमात्र निष्कर्ष ये है कि हमें और अधिक जानने की जरूरत है। लेकिन वास्तव में ये गहन है, क्योंकि ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे काम करता है। विज्ञान जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता, ये धैर्यपूर्वक प्रमाण इकट्ठा करता है, ये सावधानीपूर्वक परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है,
और ये केवल तभी निष्कर्ष पर पहुंचता है जब प्रमाण भारी हो। अब कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं जो एक जटिल मामले को सुलझा रहे हैं। आपके पास कुछ सुराग हैं, लेकिन वे एक स्पष्ट तस्वीर नहीं बनाते। आप कई संदिग्धों पर विचार करते हैं, आप विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण करते हैं, लेकिन आप किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराते जब तक आपके पास निर्णायक प्रमाण न हो, क्योंकि गलत व्यक्ति को दोषी ठहराना सच्चे अपराधी को भागने देना है। ठीक वैसे ही विज्ञान में गलत सिद्धांत को स्वीकार करना सच्चाई को छिपाना है। तो हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं, हम अधिक डेटा इकट्ठा करते हैं, हम अधिक अवलोकन करते हैं और धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होती है। जेम्स वेब अभी अपनी यात्रा की शुरुआत में है। ये केवल 3 साल से अंतरिक्ष में है। इसे कम से कम 10 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और शायद 20 साल तक। अगले दशक में ये हजारों और आकाशगंगाओं को देखेगा। ये उनके प्रकाश का विस्तृत विश्लेषण करेगा। ये उनकी रासायनिक संरचना, उनके सितारों की उम्र, उनके ब्लैक होल के द्रव्यमान को मापेगा। और हर नया अवलोकन हमें एक कदम सत्य के करीब ले जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प है। जितना अधिक हम सीखते हैं, उतने ही अधिक सवाल उठते हैं। ये विज्ञान का एक विरोधाभास है। हर जवाब 10 नए सवाल पैदा करता है। और ये निराशाजनक नहीं है, ये रोमांचक है। क्योंकि इसका मतलब है कि हमेशा खोजने के लिए कुछ नया है, हमेशा सीखने के लिए कुछ नया है। बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एलेक्स फिलिपेंको ने 2025 में एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जेम्स वेब ने हमें दिखाया है कि हम ब्रह्मांड के बारे में जितना सोचते थे उससे कम जानते हैं। और ये शायद इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अज्ञानता को पहचानना ज्ञान की ओर पहला कदम है। ये गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब है जवाब जानना, लेकिन वास्तविक ज्ञान का मतलब है सही सवाल जानना। और जेम्स वेब हमें सही सवाल पूछने में मदद कर रहा है। अब आइए एक पल के लिए सोचें कि अज्ञानता का वास्तव में क्या मतलब है। हम अक्सर अज्ञानता को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जिससे शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अज्ञानता तटस्थ है। ये केवल एक अवस्था है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक अस्थायी अवस्था है। हम अज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हमें अज्ञानी रहने की जरूरत नहीं है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक चीज जानता हूं, और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये विरोधाभासी लगता है। अगर आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो क्या आप कुछ नहीं जानते हैं? लेकिन सुकरात का बिंदु ये था कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। ये स्वीकार करने से शुरू होता है कि हमारी समझ सीमित है। और जब हम ये स्वीकार करते हैं, तो हम सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। जेम्स वेब हमें विनम्र बना रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक जटिल है। ये हमें दिखा रहा है कि हमारे सिद्धांत अधूरे हैं। और ये हमें दिखा रहा है कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण है। जेम्स वेब हमें दिखा रहा है कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, और हमें इसके साथ ठीक होना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, बिग बैंग से पहले क्या था? ये एक सवाल है जो मानवता ने हमेशा पूछा है। लेकिन शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पहले का मतलब समय में पहले है। लेकिन अगर समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो पहले का कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा है जैसे पूछना, उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है? सवाल ही अर्थहीन है। या शायद नहीं। शायद समय बिग बैंग से पहले मौजूद था, लेकिन एक अलग रूप में। शायद ये चक्रीय था, या बहुआयामी था, या किसी तरह से जो हम समझ नहीं सकते। और अगर ऐसा है, तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम केवल अपने ब्रह्मांड के अंदर से देख सकते हैं। हम बाहर कदम नहीं रख सकते और एक बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते। ये निराशाजनक है, लेकिन ये मुक्तिदायक भी है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य रहेंगे। और शायद ये ठीक है। शायद रहस्य ही जीवन को दिलचस्प बनाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास सभी सवालों के जवाब होते, अगर हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते, अगर कोई रहस्य नहीं बचा, क्या जीवन उबाऊ नहीं हो जाता? क्या हम खोज करना बंद नहीं कर देते? क्या हम बढ़ना बंद नहीं कर देते? रहस्य हमें आगे बढ़ाते हैं। वे हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं,
वे हमें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, और भले ही हम कभी सभी उत्तर नहीं पाएंगे, खोज की यात्रा ही इसे सार्थक बनाती है। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, परिवर्तन। जेम्स वेब केवल हमारी वैज्ञानिक समझ को नहीं बदल रहा है, ये हमारे दार्शनिक दृष्टिकोण को भी बदल रहा है। सदियों से मनुष्यों ने सोचा है कि हम विशेष हैं, कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, कि हम भगवान की सबसे बड़ी रचना हैं। लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को चुनौती दी है। कोपरनिकस ने दिखाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि इसके विपरीत। डार्विन ने दिखाया कि मनुष्य विकास का उत्पाद हैं, न कि एक विशेष सृजन। हबल ने दिखाया कि हमारी आकाशगंगा अरबों में से एक है, और अब जेम्स वेब हमें दिखा रहा है कि हमारा ब्रह्मांड शायद अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। हर कदम के साथ हम छोटे होते जाते हैं, हम कम विशेष होते जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भयावह है, ये उन्हें महत्वहीन महसूस कराता है। लेकिन मैं एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। हाँ, हम छोटे हैं। हाँ, हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर महत्वहीन हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, हम मौजूद हैं, और हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, और ये अविश्वसनीय रूप से विशेष है। कार्ल सागन, महान खगोलशास्त्री और विज्ञान संचारक, ने एक बार कहा था, हम स्टारडस्ट से बने हैं। हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। ये सुंदर है। ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो हम वास्तव में खुद का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में अनंत की अवधारणा है। अनंत का अर्थ है असीम, अनंत, बिना शुरुआत या अंत के। और ये केवल एक गणितीय अवधारणा नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक विचार है। ये सुझाव देता है कि ब्रह्मांड अनंत है, कि समय अनंत है, कि संभावनाएं अनंत हैं। जेम्स वेब हमें अनंत की एक झलक दे रहा है। जब हम उन दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं, जब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, तो हम अनंत को छू रहे हैं। और ये हमें बदल देता है। ये हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। ये हमें अधिक खुले दिमाग वाला बनाता है। ये हमें अधिक विनम्र बनाता है। लेकिन अनंत भयावह भी हो सकता है। जब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, तो आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो मेरा जीवन क्या मायने रखता है, मेरे कार्य क्या मायने रखते हैं। लेकिन यहां बात है, मायने रखना आकार के बारे में नहीं है, ये प्रभाव के बारे में है। एक छोटा पत्थर एक तालाब में लहरें पैदा कर सकता है। एक छोटा विचार दुनिया को बदल सकता है। एक छोटा कार्य किसी की जिंदगी बचा सकता है। आकार मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है कि आप क्या करते हैं। और यही जेम्स वेब का असली पाठ है। ये हमें सिखाता है कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम शक्तिशाली हैं। हम महत्वहीन हो सकते हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण हैं। हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर एक धब्बा हो सकते हैं, लेकिन हम एक धब्बा हैं जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, प्यार कर सकता है, सपने देख सकता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, गलतियां। हमने इस पूरी यात्रा को जेम्स वेब की गलती कहा है, लेकिन वास्तव में कोई गलती नहीं थी। जेम्स वेब ने बिल्कुल सही काम किया। इसने हमें सत्य दिखाया, और अगर वो सत्य हमारी अपेक्षाओं से अलग था, तो समस्या जेम्स वेब की नहीं थी, समस्या हमारी अपेक्षाओं की थी। लेकिन गलती शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में गलतियां मूल्यवान हैं। वास्तव में गलतियां अक्सर सबसे बड़ी खोजों की ओर ले जाती हैं। पेनिसिलिन की खोज एक गलती थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से एक बैक्टीरिया कल्चर को दूषित कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोल्ड बैक्टीरिया को मार रहा है, तो उन्होंने एहसास किया कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण खोजा है, और पेनिसिलिन ने लाखों जीवन बचाए हैं। माइक्रोवेव अवन की खोज एक गलती थी। पर्सी स्पेंसर रडार उपकरण पर काम कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि उनकी जेब में चॉकलेट बार पिघल गई थी। उन्होंने एहसास किया कि माइक्रोवेव भोजन को गर्म कर सकते हैं, और अब हर घर में माइक्रोवेव अवन है। यहां तक कि अमेरिका की खोज भी एक गलती थी। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत जाने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने सोचा कि वे पश्चिम की ओर जा सकते हैं और भारत पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक पूरे नए महाद्वीप की खोज की। तो गलतियां बुरी नहीं हैं, वे अवसर हैं। वे हमें कुछ नया सिखाती हैं। वे हमें एक अलग दिशा में ले जाती हैं, और कभी-कभी वो नई दिशा सही दिशा से बेहतर होती है। जेम्स वेब की गलती हमें एक नई दिशा में ले जा रही है। ये हमें अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। ये हमें नए विचारों पर विचार करने के लिए मजबूर कर रही है, और अंततः ये हमें ब्रह्मांड की बेहतर समझ की ओर ले जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, गलतियां केवल तभी मूल्यवान होती हैं जब हम उनसे सीखते हैं। अगर हम एक गलती करते हैं और फिर उसे अनदेखा करते हैं तो हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर हम एक गलती करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो गलती एक उपहार बन जाती है। जेम्स वेब ने हमें एक उपहार दिया है। इसने हमें दिखाया है कि हम गलत थे और अब हम उस गलती से सीख रहे हैं। हम अपने सिद्धांतों को संशोधित कर रहे हैं, हम नए प्रयोग कर रहे हैं, हम नए अवलोकन कर रहे हैं, और धीरे-धीरे हम सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। अब आइए एक अंतिम विचार पर आते हैं, आशा। क्योंकि अंततः जेम्स वेब की कहानी आशा की कहानी है। हम एक कठिन समय में रह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी, युद्ध, असमानता। कभी-कभी ऐसा लगता है कि दुनिया अलग हो रही है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई आशा नहीं है। लेकिन फिर हम जेम्स वेब को देखते हैं। हम देखते हैं कि मानवता क्या हासिल कर सकती है जब हम एक साथ काम करते हैं। हम देखते हैं कि हम एक टेलीस्कोप बना सकते हैं जो समय में पीछे देख सकता है। हम देखते हैं कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकते हैं। और हम समझते हैं कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जेम्स वेब हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अविश्वसनीय है। हम उपकरण बना सकते हैं जो हमारी इंद्रियों को विस्तारित करते हैं। हम सिद्धांत बना सकते हैं जो ब्रह्मांड को समझाते हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सीख सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। और ये आशा है। आशा ये नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। आशा ये नहीं है कि हमारे पास सभी जवाब होंगे। आशा ये है कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आशा ये है कि हम सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। आशा ये है कि हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जेम्स वेब एक प्रतीक है। ये मानव जिज्ञासा का प्रतीक है, मानव सरलता का प्रतीक है, मानव सहयोग का प्रतीक है, और सबसे महत्वपूर्ण, मानव आशा का प्रतीक है। जब आप रात में आकाश को देखते हैं, जब आप उन सितारों को देखते हैं, तो याद रखें कि वहां कहीं 15 लाख किलोमीटर दूर एक टेलीस्कोप है जो हमारे लिए देख रहा है। ये उन जगहों को देख रहा है जहां हम कभी नहीं जा सकते। ये उन चीजों को देख रहा है जो हम कभी नहीं देख सकते। और ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक अद्भुत है। और शायद, बस शायद, ये हमें कुछ और भी बता रहा है। शायद ये हमें बता रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। नहीं, मैं एलियंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो भी संभव है। मैं बात कर रहा हूं इस भावना की कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, कि हम सभी एक ही यात्रा पर हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। पूरी दुनिया एक परिवार है। और जेम्स वेब इस विचार को विस्तारित करता है। केवल पूरी दुनिया नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। हम सभी एक ही बिग बैंग से आए हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। और जब हम ये समझते हैं तो हमारे मतभेद छोटे लगने लगते हैं, हमारे संघर्ष तुच्छ लगने लगते हैं, क्योंकि अंत में हम सभी एक ही नाव में हैं। हम सभी इस छोटे से नीले ग्रह पर एक साथ यात्रा कर रहे हैं, अंधकार की विशालता के माध्यम से। और शायद ये जेम्स वेब का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक साथ हैं, कि हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, कि हमें अपने ग्रह की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, ये एकमात्र घर है जो हमारे पास है। लेकिन जेम्स वेब हमें कुछ और भी बताता है। ये हमें बताता है कि वहां और भी बहुत कुछ है, कि ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, कि अभी भी खोजने के लिए बहुत कुछ है।
और शायद, बस शायद, वहां अन्य घर भी हैं, अन्य ग्रह जहां जीवन पनप रहा है, अन्य सभ्यताएं जो सितारों को देख रही हैं और वही सवाल पूछ रही हैं जो हम पूछते हैं। हम नहीं जानते, हमारे पास अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन संभावना रोमांचक है और जेम्स वेब अपने शक्तिशाली उपकरणों के साथ शायद एक दिन हमें जवाब दे सकता है। लेकिन भले ही हम कभी एलियन जीवन नहीं पाते, भले ही हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो भी यात्रा सार्थक है, क्योंकि यात्रा हमें बदलती है, ये हमें बढ़ाती है, ये हमें बेहतर बनाती है और अंत में यही मायने रखता है। मंजिल नहीं बल्कि यात्रा, जवाब नहीं बल्कि सवाल, निश्चितता नहीं बल्कि खोज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें कोई गलती नहीं दिखाई है। इसने हमें एक उपहार दिया है, सीखने का उपहार, बढ़ने का उपहार, आश्चर्य करने का उपहार और सबसे महत्वपूर्ण, आशा का उपहार। तो अगली बार जब आप रात में आकाश को देखें तो एक पल के लिए रुकें, उन सितारों को देखें और याद रखें कि वहां कहीं अरबों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड के जन्म के समय से मौजूद हैं। और याद रखें कि हम, छोटे मनुष्य, इस छोटे से ग्रह पर उन आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। और ये अंत में सबसे बड़ा चमत्कार है। ये नहीं कि ब्रह्मांड मौजूद है, बल्कि ये कि हम मौजूद हैं और हम सोच सकते हैं और हम आश्चर्य कर सकते हैं और हम सवाल पूछ सकते हैं। जेम्स वेब ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से अधिक जटिल है, लेकिन इसने हमें यह भी दिखाया है कि हम, मनुष्य, उस जटिलता को समझने में सक्षम हैं। और ये शायद सबसे बड़ी खोज है। तो आइए हम जेम्स वेब की गलती का जश्न मनाएं, क्योंकि ये वास्तव में कोई गलती नहीं थी। ये एक खोज थी, एक रहस्य उद्घाटन था, एक उपहार था। और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा सीखने के लिए कुछ नया है, हमेशा खोजने के लिए कुछ नया है, हमेशा आश्चर्य करने के लिए कुछ नया है। और जब तक हम आश्चर्य करते रहेंगे, जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, जब तक हम खोजते रहेंगे, तब तक हम जीवित हैं, तब तक हम बढ़ रहे हैं, तब तक हम मानव हैं। और शायद, बस शायद, यही ब्रह्मांड हमसे चाहता है। सवाल पूछना, खोज करना, आश्चर्य करना और कभी-कभी भी सीखना बंद न करना, क्योंकि अंत में हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और ये यात्रा, ये अनंत यात्रा ही सब कुछ है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान समाप्त होता है और कुछ और शुरू होता है, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं है। शायद ये आश्चर्य है, शायद ये रहस्य है, या शायद ये केवल स्वीकृति है। याद है हमने कैसे शुरुआत की थी? उस प्रकाश की किरण के साथ जो 13 अरब साल यात्रा करके आपकी आंखों तक पहुंची, उस असंभव खोज के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में शायद हमें एक अलग सवाल पूछना चाहिए। शायद सवाल ये नहीं है कि वो आकाशगंगाएं कैसे इतनी जल्दी बनी। शायद सवाल ये है, हम क्यों मानते थे कि हम जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं, आप पहली बार समुद्र देखते हैं, लहरें, अंतहीन क्षितिज, नमक की गंध, और आप सोचते हैं कि आप समझ गए हैं। आप सोचते हैं समुद्र ये पानी है जो आगे पीछे हिलता है। लेकिन फिर आप बड़े होते हैं, आप सीखते हैं कि समुद्र की गहराई में पूरी दुनियाएं हैं, जीव जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देखते, पहाड़ जो एवरेस्ट से ऊंचे हैं, धाराएं जो पूरे ग्रह को प्रभावित करती हैं। और आप समझते हैं कि आप कुछ नहीं जानते थे, आपने केवल सतह देखी थी। ब्रह्मांड के साथ भी यही है। हमने सोचा कि हमने सतह देख ली है, हमने सोचा कि हमने बिग बैंग को समझ लिया है, आकाश गंगाओं के निर्माण को समझ लिया है, समय की प्रकृति को समझ लिया है। लेकिन जेम्स वेब ने हमें दिखाया कि हमने केवल सतह देखी थी। गहराई में कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। और शायद ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। शायद हर बार जब हम सोचेंगे कि हमने समझ लिया है, ब्रह्मांड हमें कुछ नया दिखाएगा, कुछ ऐसा जो हमारी समझ को चुनौती देगा। और शायद ये ठीक है, शायद यही बात है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने अनंत के बारे में बात की थी, लेकिन वे केवल एक गणितीय अवधारणा के बारे में बात नहीं कर रहे थे।
वे एक अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। जब आप वास्तव में अनंत का सामना करते हैं तो कुछ बदल जाता है। आपका दिमाग इसे समझ नहीं सकता, आपकी भाषा इसे व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। आपके अस्तित्व के केंद्र में आप इसे महसूस करते हैं। जेम्स वेब हमें अनंत का सामना करा रहा है। जब हम उन तस्वीरों को देखते हैं, जब हम समझते हैं कि हर एक प्रकाश का बिंदु एक पूरी आकाशगंगा है, अरबों सितारों के साथ, और शायद अरबों ग्रहों के साथ, और शायद अरबों जीवन रूपों के साथ, तो हम अनंत का सामना कर रहे हैं, और ये हमें बदल देता है। लेकिन यहाँ कुछ विरोधाभासी है। जितना अधिक हम अनंत को समझते हैं, उतना ही अधिक हम परिमित को महत्व देते हैं। जब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, तो आप समझते हैं कि आपका जीवन कितना दुर्लभ है, कितना कीमती है, कितना अद्वितीय है। आप इस पल में, इस ग्रह पर, इस ब्रह्मांड में आप एक चमत्कार हैं। आपके अस्तित्व की संभावना इतनी कम थी कि ये लगभग असंभव थी। लेकिन फिर भी आप यहाँ हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। और ये शायद सबसे बड़ा रहस्य है। ये नहीं कि ब्रह्मांड कैसे बना, बल्कि ये कि आप कैसे बने, ये कि चेतना कैसे उभरी, ये कि पदार्थ के टुकड़े कैसे जागरूक हो गए। आइए ईमानदार रहें। आइए उन सवालों के बारे में बात करें जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं और शायद कभी नहीं होंगे। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स आग लगाते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक संकेत भेजे जाते हैं। लेकिन कैसे वो भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिपरक अनुभव बन जाती हैं? कैसे विद्युत आवेग लाल का अनुभव बन जाते हैं, या प्यार की भावना, या मैं की भावना? ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम जानते हैं कि ये वहां है। हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखते हैं, लेकिन ये किस चीज से बना है? ये कैसे काम करता है? हमने दशकों तक खोज की है। हमने विशाल प्रयोग बनाए हैं, लेकिन हमने अभी तक एक भी डार्क मैटर कण का सीधे पता नहीं लगाया है। शायद हम गलत जगह देख रहे हैं, या शायद हम गलत चीज देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन क्यों? कैसे? ये कहां से आती है? ये ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का 68% है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसा है जैसे हम एक किताब पढ़ रहे हैं जहां हर तीसरा शब्द गायब है। हम कहानी का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है। हम समय को माप सकते हैं, हम इसे घड़ियों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन समय वास्तव में क्या है? क्यों ये केवल एक दिशा में बहता है? क्यों हम अतीत को याद करते हैं लेकिन भविष्य को नहीं? और क्या समय वास्तव में मौजूद है, या ये केवल हमारे दिमाग का एक निर्माण है? हम जानते हैं कि ये काम करती है। हम इसका उपयोग कंप्यूटर, लेजर और चिकित्सा उपकरण बनाने के लिए करते हैं। लेकिन ये वास्तव में क्या कह रही है? क्या कण वास्तव में एक साथ दो जगहों पर हो सकते हैं? क्या अवलोकन वास्तव में वास्तविकता को बदलता है, या ये केवल हमारी गणित की एक सीमा है? या अगर पहले का कोई मतलब भी है, या अगर हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या अगर समय का कोई अंत है, या अगर अंतरिक्ष का कोई किनारा है? ये सभी सवाल खुले हैं, और शायद वे हमेशा खुले रहेंगे। शायद कुछ सवाल इतने गहरे हैं कि हम अपनी सीमित समझ के साथ उनका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन यहां बात है, ये ठीक है। वास्तव में ये सुंदर है, क्योंकि ये सवाल हमें विनम्र रखते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। वे हमें खोज करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। याद है हमने कैसे शुरुआत की थी? उस प्रकाश की किरण के साथ जो 13 अरब साल यात्रा करके आपकी आंखों तक पहुंची। अब इस यात्रा के अंत में आइए वापस आएं, लेकिन इस बार एक नई समझ के साथ। अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके शरीर में अरबों कोशिकाएं काम कर रही हैं। हर कोशिका एक छोटा ब्रह्मांड है। अणु नृत्य कर रहे हैं, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जानकारी संसाधित हो रही है, और किसी तरह इन सभी छोटी प्रक्रियाओं से आप उभरते हैं। आपकी चेतना, आपका अनुभव, आपका मैं। और वो मैं अद्भुत है, क्योंकि वो मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जो खुद को देख रहा है। जब आप सितारों को देखते हैं तो ब्रह्मांड सितारों को देख रहा है। जब आप आश्चर्य करते हैं तो ब्रह्मांड आश्चर्य कर रहा है।
जब आप प्यार करते हैं तो ब्रह्मांड प्यार कर रहा है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं। हर परमाणु आपके शरीर में एक मरते हुए सितारे से आया। हर सांस जो आप लेते हैं उसमें अणु होते हैं जो कभी डायनासोर द्वारा सांस लिए गए थे। हर विचार जो आप सोचते हैं वो अरबों साल के विकास का परिणाम है। आप समय में एक बिंदु नहीं हैं, आप समय की एक धारा हैं। आप अतीत को अपने साथ ले जाते हैं, अपने जीन में, अपनी यादों में, अपनी संस्कृति में। और आप भविष्य को आकार देते हैं, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने सपनों से। याद है वो पहला सवाल, वो असंभव आकाशगंगाएं जो नहीं होनी चाहिए थीं। अब इस यात्रा के अंत में शायद हमारे पास एक अलग परिप्रेक्ष्य है। शायद वे आकाशगंगाएं असंभव नहीं थीं। शायद हमारी अपेक्षाएं गलत थीं। शायद ब्रह्मांड हमसे कह रहा है, तुम मुझे एक बॉक्स में नहीं रख सकते, तुम मुझे अपने सिद्धांतों से सीमित नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कल्पना से बड़ा हूं। और ये एक सुंदर संदेश है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा अधिक है, हमेशा कुछ नया खोजने के लिए है, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए है। जेम्स वेब की गलती वास्तव में एक उपहार थी। इसने हमें दिखाया कि हम गलत थे और गलत होना ठीक है। वास्तव में गलत होना आवश्यक है, क्योंकि केवल जब हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत हैं तभी हम सीख सकते हैं। केवल जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं तभी हम उन्हें पार कर सकते हैं। विज्ञान का इतिहास गलतियों से भरा है जो वास्तव में खोजें थीं। न्यूटन गलत था। आइंस्टीन ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस-टाइम की वक्रता है। आइंस्टीन गलत था। क्वांटम यांत्रिकी ने दिखाया कि ब्रह्मांड संभाव्य है। और शायद आइंस्टीन और क्वांटम यांत्रिकी दोनों गलत हैं। शायद एक गहरा सिद्धांत है जो दोनों को एकीकृत करता है। लेकिन हर गलती हमें आगे ले जाती है। हर गलती हमें सत्य के करीब लाती है। और शायद अंत में सत्य ये है कि कोई अंतिम सत्य नहीं है, केवल एक अनंत यात्रा है, एक अनंत खोज है। तो अब इस यात्रा के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ सवालों को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपना जवाब खोज सके। जब आप रात में आकाश को देखते हैं, जब आप उन सितारों को देखते हैं, जब आप समझते हैं कि आप अरबों साल के ब्रह्मांडीय विकास का परिणाम हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप छोटे महसूस करते हैं या बड़े? क्या आप अकेले महसूस करते हैं या जुड़े हुए? क्या आप भयभीत महसूस करते हैं या आश्चर्यचकित? शायद आप सभी महसूस करते हैं। शायद ये सभी भावनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं। शायद यही मानव होने का मतलब है, विरोधाभासों को धारण करना, छोटे और बड़े दोनों होना, नश्वर और शाश्वत दोनों होना, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों होना। जेम्स वेब ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य हम खुद हैं। ये कि हम यहाँ हैं, ये कि हम सोच सकते हैं, ये कि हम महसूस कर सकते हैं, ये कि हम प्यार कर सकते हैं, और शायद अंत में यही मायने रखता है। ये नहीं कि हम सभी जवाब जानते हैं, बल्कि ये कि हम सवाल पूछते रहते हैं। ये नहीं कि हम मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि ये कि हम यात्रा का आनंद लेते हैं। ये नहीं कि हम अमर हैं, बल्कि ये कि हम अपने छोटे से जीवन में कुछ सुंदर बनाते हैं। तो जब आप अगली बार रात में आकाश को देखें तो याद रखें, वो प्रकाश जो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है वो अरबों साल पुराना है, लेकिन आपका अनुभव, आपका आश्चर्य, आपकी चेतना वो अभी है, इस पल में। और ये पल, ये एक अनमोल पल, ये सब कुछ है। क्योंकि शायद ब्रह्मांड का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इसे समझें। शायद ब्रह्मांड का उद्देश्य ये है कि हम इसे अनुभव करें, इसे महसूस करें, इससे आश्चर्यचकित हों। और इस आश्चर्य में, इस रहस्य में, इस अनंत खोज में शायद हम खुद को पाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भौतिकी को नहीं तोड़ा, इसने हमारी अपेक्षाओं को तोड़ा, इसने हमारी सीमाओं को तोड़ा, इसने हमारे अहंकार को तोड़ा। और इस टूटने में, इस विनम्रता में, इस स्वीकृति में कि हम नहीं जानते, शायद हम वास्तव में कुछ सीखते हैं। शायद हम सीखते हैं कि ज्ञान का मतलब जवाब जानना नहीं है, ज्ञान का मतलब है सही सवाल पूछना। शायद हम सीखते हैं कि शक्ति का मतलब नियंत्रण करना नहीं है।
शक्ति का मतलब है समर्पण करना। शायद हम सीखते हैं कि जीवन का मतलब मंजिल तक पहुंचना नहीं है। जीवन का मतलब है यात्रा का आनंद लेना। और शायद, बस शायद, ये ही वो पाठ है जो ब्रह्मांड हमें सिखाना चाहता है कि हम छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, कि हम नश्वर हैं लेकिन सुंदर हैं, कि हम अज्ञानी हैं लेकिन जिज्ञासु हैं, और कि हम इस विशाल रहस्यमय अनंत ब्रह्मांड में एक चमत्कार हैं। एक चमत्कार जो सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है, जो प्यार कर सकता है, जो आश्चर्य कर सकता है और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है। तो आइए हम सवाल पूछते रहें, आइए हम खोजते रहें, आइए हम आश्चर्यचकित होते रहें, क्योंकि जब तक हम ऐसा करते हैं हम जीवित हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम मानव हैं। और ये अंत में सबसे बड़ा उपहार है। ये नहीं कि हमारे पास सभी जवाब हैं, बल्कि ये कि हमारे पास सवाल पूछने की क्षमता है। ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये कि हम सीख सकते हैं। ये नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, बल्कि ये कि हम बेहतर बन सकते हैं। जेम्स वेब ने हमें एक दर्पण दिखाया है, और उस दर्पण में हमने ब्रह्मांड को नहीं देखा, हमने खुद को देखा, हमारी सीमाओं को, हमारी संभावनाओं को, हमारे सपनों को और हमारे डर को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमने अपनी मानवता को देखा। और शायद अंत में यही सबसे बड़ी खोज है।